हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 23 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है माउंट 50,000। ये आर्टिकल है जैसे कि सेंसेक्स जो है वो लगातार पॉइंटर्स में इंक्रीज़ होता चला जा रहा है और 50,000 का जो एक लेवल है उसको भी क्रॉस कर दिया है। तो इस आर्टिकल में जो चीज़ बताई हुई है वो ये कि एक तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ता बढ़ता आप देखोगे अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुका है, लगभग 2.41 लाख करोड़। ठीक है। और दूसरा इसके बजाय दूसरा और देखोगे जो रिटेल डीमेट अकाउंट्स होते हैं ना, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, कम अमाउंट में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत से कारण बताए जा रहे हैं। उनमें से एक कारण तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमी जो है हमारी रिकवर कर रही है लगातार। इसके अलावा वैक्सीन का जो रोल आउट हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं असर देखा जा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनली लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हमारे यहाँ पर भी लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनली भी स्टिमुलस दिए जा रहे हैं, फिस्कल स्टिमुलस दिए जा रहे हैं, तो लोगों के हाथ में पैसा बहुत है, तो उस वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो एक वजह है। रही सही में बजट आने वाला है तो उसमें भी ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि वो कंजर्वेटिव बजट नहीं होगा। अब की बार बहुत सारा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, इसलिए बजट की वजह से भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो सारी वजह हो गई कि कैसे भी करके ये जो सेंसेक्स में राइज देखा जा रहा है उसकी वजह। बट यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की जा रही है, वो ये कि ये जो आप देख रहे हो राइज जितना भी है इसमें कहीं ना कहीं कुछ सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप देखोगे अर्निंग जो है उसके कंपैरिजन में जितनी प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ना वो अभी भी 34% चल रहा है। 34% का मतलब कि जितना पैसा लगाया जा रहा है उसके कंपैरिजन में जितनी अर्निंग एक्सपेक्ट की जा रही है, उन दोनों का रेशियो 34% है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है। तो इसको थोड़ा और कम आने की ज़रूरत है। और बाकी देखो अभी तो जो सेकंड वेव है या फिर कह सकते हो जो पेंडेमिक का जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो लॉन्ग टर्म में पता पड़ेंगे। बट अभी फ़िलहाल तो चलो साइन ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो खुश होने का राइट बनता है। तो इस आर्टिकल में तो ये चीज़ बताई हुई है जो हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल आप देखोगे जिसमें स्लॉटरिंग सेंस, ठीक है, दिल्ली में आप देखोगे दिल्ली में साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अभी एक ऑर्डर डिक्लेयर किया है कि जो भी मीट हाउसेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो अपने बाहर एक बैनर लगाएंगे और उस पर लिखेंगे कि वो कौन सा मीट सेल कर रहे हैं वहाँ पे, हलाल किया हुआ या फिर झटका। हलाल का मतलब धीरे धीरे रेत करके फिर बाद में काटा हुआ, मतलब कोई भी है, जैसे मान लो कोई गॉट मीट है, मटन है, चिकन है, जो भी है, तो वो जो कटिंग हुई है ना उस पर्टिकुलर एनिमल की, तो वो किस तरीके से हुई है, धीरे धीरे करके हुई है जिसको हलाल बोलते हैं, या झटके में एक झटके में काटा गया। तो बोली यहाँ पर ये कम्युनल डिसहार्मनी को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हलाल वाला जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए द्वारा फॉलो किया जाता है, और झटका जो है वो कहीं ना कहीं एक खटीक कम्युनिटी आती है, ठीक है, जो कि हिंदू, वैसे तो हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, बट वो इस काम को करते हैं जिसमें स्लॉटरिंग करते हैं। तो इससे बोले कि ये कहीं ना कहीं कम्युनल डिसहार्मनी लेकर के आएगा और कम्युनिटी में कहीं ना कहीं अनरेस्ट का कारण बन सकता है। और स्लॉटरिंग की अगर बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट का एक स्कोप है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। तो इस चीज़ को लेकर के इस आर्टिकल में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जो हमने इसका जस्ट समझ लिया। तो दो आर्टिकल का तो हमने सेंस लिया। तीसरा आर्टिकल ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। बाकी स्पेस पे अगर हम देखें तो हमारे लिए ऊपर आर्टिकल दैट इज़ फूड मैथ, ये अच्छा आर्टिकल है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रोक्योरमेंट और आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन, इसमें कितना गैप है। सीरियल्स की अगर बात करें, राइस या फिर वीट अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे डिटेल में। दूसरा आर्टिकल हम डिटेल में देखेंगे, व्हाट्सएप वाला जो मुद्दा चल रहा है उसको, इसमें पूरा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या प्राइवेसी पॉलिसीज़ डिक्लेयर की थी और किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड किया, और अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उस चीज़ के लिए सरकार तैयार है। देखेंगे कि कानून क्या किस स्टेज पे चल रहा है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के। आगे देखते हैं आइडिया पेज पे। अगर आइडिया पेज पे हम देखें तो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ होम अलोन।
इस आर्टिकल में देखो दो तो मूवीज़ को कोट किया जा रहा है राइटर के द्वारा। एक तो मलयालम मूवी है द ग्रेट इंडियन किचन और एक है बंगाली मूवी जिसका नाम है तासेर गवार। दोनों मूवीज़ में वुमेन की जो कंडीशन है, अमृता दत्ता के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कंडीशन हमारे यहाँ पे हायरार्किकल सिस्टम की वजह से हैं, वुमेन घर में रहती है, उनको उनके वर्क के लिए उनको पेमेंट नहीं मिलता या उनको प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिलता क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है वो काम, इस वजह से। जबकि हमें पता है कि किचन में अगर एक वुमेन काम करती है तो वो कितना इम्पोर्टेंट काम है, जिसकी वजह से एक फैमिली पूरी नरिशमेंट गेन करती है, पोषक तत्वों का ग्रहण करती है, जिसके बेसिस पे वो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अचीव कर पाती है। तो यहाँ पर एक तो ये हाईलाइट किया जा रहा है राइटर के द्वारा कि हायरार्की की वजह से जो वुमेन का जो काम है ना, उसको डी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा असेंशियल वर्क होता है घर में, जो किचन में काम होता है या होम केयर की जो वर्किंग होती है वो, जिससे कि पूरे घर के एक एक इंडिविजुअल की लाइफ सस्टेन कर पाती है। तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ वुमेन हैं जिनको मौका मिलता है कि वो अपनी अर्निंग्स के बेसिस पे काम करें, बट फिर भी वो अपना जो काम है वो डेलीगेट कर दिया जाता है किसको, जो नीचे वाली या फिर आप कह सकते हो लोअर क्लास या लोअर कास्ट की वुमेन या जो गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली औरतें हैं, उनको टेक हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं वुमेन के अगेंस्ट में जा रहा है ना। इसके अलावा आशा वर्कर्स का हमने एक मुद्दा देखा था कि इनको फ्रंट लाइन वॉरियर ये सब कुछ बोल दिया गया, बट जब वेजेस की या फिर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात आई तो गवर्नमेंट ने इनको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। बोले ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हाईलाइट कर रही है कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, जेंडर गैप कितना है हमारे यहाँ पर वर्क फोर्स में रिकॉग्निशन को लेकर के भी। रही सही में कोविड-19 ने ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको और ज़्यादा शार्प कर दिया है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लगातार हाईलाइट करना चाह रही हैं राइटर। तो मेन जो थीम थी वो हमने देखी। ठीक है, बाकी और चीज़ आप अगर देखना चाहो तो एक बार इस आर्टिकल पे खुद से रीडिंग मार दीजिएगा। दूसरा आर्टिकल हम अगर आइडिया पेज पे देखें तो वो है कि फार्म लॉज को रोल बैक करने की बात की जा रही है। तो फार्म लॉज के बारे में स्टार्ट करने से पहले तो ये बता रहे हैं कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी एग्रीकल्चर का, वो डेटा बताया हुआ है। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप इस डेटा को अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी हमने पहले जो आर्टिकल्स डिस्कस किए वो हमने नोट डाउन कर रखा है, बट फिर भी अगर आप नए हो तो आप ज़रूर इस डेटा को नोट डाउन कर लो। एक तो ये कि 50 सालों में जब से हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है एग्रीकल्चर का इंडिपेंडेंस के बाद में कितना 2.6%। ठीक है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना चल रहा है अभी 17%। इसके अलावा आप देखोगे एग्रीकल्चर एरिया कितना है, कल्टीवेशन कितने एरिया पे हो रहा है। वर्ल्ड में जितना सरफेस एरिया है उसका तो केवल 11% पे ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जबकि इंडिया में 51% पे होती है। ठीक है, अब आप देखोगे इंडिया में जितना कल्टीवेशन जिस पर्टिकुलर एरिया पे होता है उसमें लगभग 65% तो एरिया ऐसा है जो कि रेन फेड है, मतलब बरसात पे डिपेंड करता है। तो कितना ज़्यादा इरेगुलरिटी हम देख सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। फिर बात आ रही है कि पिछली जो एग्रीकल्चरल सेंसस हुई उसमें टोटल हाउस मतलब एग्रीकल्चर होल्डिंग की डेटा देखें तो दैट वाज 14.57%। उसमें से 86% तो स्मॉल एंड मार्जिनल थे, जिनके पास में 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन थी। तो आप देख सकते हो ये डेटा बहुत ही काम का है, बहुत ही पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। साथ में राइटर ये बताना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर का ये हाल। रही सही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या हाल है इंडिया का, वो आप यहाँ से देख सकते हो कि 2018 में जो डेटा आया था, इफ्प्री ने जो डेटा दिया था, इंटरनेशनल फूड प्राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, कि 118 में से 100वां स्थान आता है इंडिया का अगर भुखमरी की बात की जाए। सेम चीज़ ये बात 15वें फाइनेंस कमीशन ने भी कही कि जो पावर में सब्सिडी दी जाती है तो उसकी वजह से रेकलेसनेस वे में ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन होता है। आज चाइना और यूएसए दोनों को साथ में रख दो तो भी आज इंडिया में जो वाटर एक्सप्लॉइटेशन है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, वो लगातार चलता आ रहा है। फिर बता रहे राइटर कि भाई हमारे यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया 20 साल से ज़्यादा हो गया, पर अभी तक एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है। फिर उसके बाद में जो तीनों एग्रीकल्चरल लॉज आए हैं ना, उन्हीं के बारे में बता रखा है कि उनके क्या फ़ायदे हैं, जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये इसका मेन जिस्ट दे दिया।
अब हम इस पेज पे जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है ये वाला, द लिसनिंग डेफिसिट, कि कितना ज़्यादा डिसेंट को सुना नहीं जा रहा है। ये ऑलरेडी हमने बहुत बार देखा है, तो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके 3 आर्टिकल हैं, उनको डिटेल में देखते हैं। और आज आपके लिए कोट भी आया है, अच्छा, बर्नी सैंडर्स यूएसए के ये लीडर हैं, उन्होंने लिखा है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए स्पेक्टेटर स्पोर्ट। इसको आप कोट कर सकते हो कि डेमोक्रेसी में ये नहीं है कि केवल जो लोग हैं एक बार इलेक्ट कर देंगे इंडिविजुअल्स को, वो रिप्रेजेंटेटिव बन के अपनी मनमानी कर दें, ऑटोक्रेसी लेकर के आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में कभी भी किसी से भी कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और आप अपने हिसाब से इस कोट को और सब्सटेंशिएट कर लेना। ये हो सकता है इसी तरीके के आर्टिकल्स है ना, इसी तरीके के पॉइंट्स, कोट, ये ऐसे में भी आने लग गए हैं, जो फिलोसॉफिकल ऐसे आने लग गए हैं, ठीक है। तो इसको आप एलैबोरेट करके लिखने की कोशिश करना, ट्राई करना, इसके बारे में सोचने की। फिर देखते हैं हम जो मेन मैटर है, दैट इज़ फूड मैथ। आर्टिकल लिखा हुआ है जीन ड्रेस के द्वारा। देखो, एक पैराडॉक्स चलता आ रहा है कि एक तरफ तो प्लेंटी है फूड की, तो दूसरी तरफ हंगर है। अगर हम देखें 2020 में हम नए ही एक प्लेन में लैंड कर चुके हैं, जहां पे हम देखते हैं कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से लॉकडाउन लगाया गया और फूड इनसिक्योरिटी है वो और ग्रेव होती चली गई। अगर लेटेस्ट सर्वेज की बात करें, हंगर वॉचेस की बात करें, जिन्होंने ये सजेस्ट किया है कि लगातार लॉकडाउन की वजह से जो लोग, जिनका खाने पीने का जो स्तर था, जो लेवल था कंजम्पशन का, वो लगातार नीचे चलता चला जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखोगे जो स्टॉक है सीरियल्स का, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 2017-18 में जो 17 मिलियन टन का स्टॉक हुआ करता था, वो 90 मिलियन टन का हो गया 2019-20 में, और एक्सपेक्टेड है कि 2020-21 में 100 मिलियन टन का स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में या एफसीआई के पास में हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वहाँ पर जो कंजम्पशन देखा जा रहा है ओवरऑल पूरे इंडिया में, दैट इज 60 मिलियन टन्स। तो आप देख सकते हो एनुअली कितना एक्सेस फूड ग्रेन अवेलेबल है, ठीक है। तो एक तरफ तो है देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके बेसिस पे प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है, और दूसरी तरफ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके बेसिस पे ये जो पीडीएस सिस्टम है वो काम करता है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो 10 साल पहले लाया गया था, तो उसमें ये टारगेट था कि हमारे देश को अगर पीडीएस सिस्टम के थ्रू फूड अगर सब में सप्लाई करना है, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो नीडी पर्सन्स हैं उनमें, तो 60 मिलियन टन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके हिसाब से फाइनेंस जो हमारा प्लानिंग कमीशन हुआ करता था अर्स्टवाइल 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग की जगह, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। बट आज हम देखें हमारे पास में स्टॉक कितना है, लगभग 60 मिलियन टन का जो टारगेट रखा था ना कि इतना ही हमें चाहिए, उससे जस्ट डबल हो गया, 50% से इंक्रीज हो गया है। तो प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में जो इम्बैलेंस है ना, वो आप देखोगे तो वो लगातार देखने को मिल रहा है। पीडीएस राशन की बात करें, जिसमें 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ अगर हम दें, तो भी कहीं ना कहीं हमारे पास में एक्सेस खाना बचा रहेगा। देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी मार्च एंड में, लगभग अप्रैल से नवंबर के बीच में चली, तो बताया जा रहा है कि लगभग 30 मिलियन टन एक्स्ट्रा सीरियल्स रिलीज कर दिए गए थे। तो 60 मिलियन टन तो बेसिक स्टैंडर्ड फिक्स था, 30 मिलियन और 90 मिलियन टन, तो भी बोल रहा है हमारे पास में स्टॉक में बहुत सारा सीरियल्स बचा रह गया, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 2020 जुलाई आते आते कितना हो गया था, 100 मिलियन टन तक स्टॉक हो गया था। तो हमारे पास में कितना ज़्यादा स्टॉक है अवेलेबल। तो इस गैप को, जिसमें प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का जो गैप है ना, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास में खाना पड़ा सड़ रहा है, तो दूसरी तरफ गरीब लोग अभी भी भुखमरी से परेशान हो रहे हैं। और जब से ये लॉकडाउन लगा है ना, तो तब से और भी ज़्यादा कंजम्पशन लेवल है वो और रिड्यूस हो गया है। देखो, फार्मर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उनको एमएसपी और ज़्यादा मिले, ठीक है। तो आप देखोगे तो अगर एमएसपी गवर्नमेंट लगातार करती रहेगी, तो ये जो प्रोक्योरमेंट है ये तो कभी कम होगा ही नहीं। हाँ, बस ये हो सकता है कि जिस साल में उपज ही कम हो, हार्वेस्टिंग ही कम हो, तो वो एक केस अलग है। बाकी तो एमएसपी लगातार अगर गवर्नमेंट देती रहेगी, तो उस केस में तो प्रोक्योरमेंट लगातार चलते रहेंगे, तो तब तो ये एक्सेस में जो फूड ग्रेन है वो बिगड़ता रहेगा। दूसरी तरफ हम ये कहें कि हमारे पास में एक्सेस में फूड ग्रेन अवेलेबल है तो एक्सपोर्ट कर दें, तो भाई जी एक्सपोर्ट की अगर बात करो तो वर्ल्ड प्राइस जितनी है उससे ज़्यादा तो एमएसपी मिल जाती है फार्मर्स को, तो क्या वो एक्सपोर्ट करेंगे?
या फिर इसके अलावा ये हो जाता है कि जो पशु हैं, कैटल्स हैं, उनको फीड किया जा सके। तो ये दोनों के दोनों तो वायबल ऑप्शन नहीं दिखाई देते। या फिर तीसरा कि ओपन मार्केट में ले जा करके सेल कर दिया जाए, तो वहाँ पर एमएसपी के पर्पज़ को डिफीट हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है ना। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। राइटर बोल रहे हैं कि बोले डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म को लेकर के तो जल्दी से गवर्नमेंट कह देती है हाँ भाई एडॉक बेसिस पे, कि हाँ अभी टेम्परेरी बेसिस पे थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा बढ़ा दो। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हमने देखी अप्रैल नवंबर 2020 के बीच में कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस है, उस फूड क्राइसिस को टैकल करने के लिए, तो वो तो एडहॉक था। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं तो इस एडहॉक प्रोविजन से तो कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, करप्शन भी बहुत होता है। तो क्यों ना आप अंत्योदय प्रोग्राम जो है, जिसमें 35 किलो फूड एक गरीब परिवार को दिया जाता है सस्ते से सस्ते प्राइस में, या ऑलमोस्ट फ्री के इक्विवेलेंट कह सकते हो आप उनको, वो क्यों नहीं कर सकते। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके कवरेज को आप रूरल एरिया में बिल्कुल यूनिवर्सल क्यों नहीं बना देते। मंथली सीरियल्स की अगर बात करें, एक इंडिविजुअल अगर हम देखें तो 5 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से पीडीएस सिस्टम में दिया जाता है। तो क्यों ना आप उसको एक्सपेंड करके पीडीएस सिस्टम को अर्बन स्लम्स और रूरल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको वो खाना फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे कि वो एक्सेस में खाना जो पड़ा है, फूड जो पड़ा है, सीरियल्स जो पड़े हैं, वो ख़राब भी नहीं होंगे और नीडी लोगों के पास में पहुंच भी जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइटर अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं, बोला अगर रूरल लोग और अर्बन स्लम्स को अगर आप कवर करते हो यूनिवर्सली पीडीएस सिस्टम में, तो आपको 60 मिलियन टन से 15 से 20 मिलियन टन और एक्स्ट्रा आपको खाना देना पड़ेगा। तो ये एनुअल प्रोक्योरमेंट के बेसिस पे अभी भी बहुत सारा गैप बच जाता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट तो 100 मिलियन टन के लगभग पहुंच चुका है। तो अभी भी देखोगे तो 60 और 20 80 मिलियन टन, फिर भी ये बफर में आप स्टॉक में आपके पास में कितना रह जाएगा, एक्सेस में लगभग 20 मिलियन टन। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, बोले स्टेट वाइज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अलोकेशन को आप इंक्रीज कर दो, जिससे क्या होगा, स्टेट अपने लेवल पे काम कर सके। देखो होता क्या है, जो गरीब स्टेट है ना, जिनके पास में पैसा कम है, डेवलपमेंट कम है, वो अपने गरीबों को सीरियल या फिर जो भी फूड सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो उनके पास में देखो प्रोक्योरमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती। और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट, वो हमेशा उनके लिए नीड होती है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तब जाके हमारे पीडीएस फ्रेमवर्क जो है प्रॉपर काम कर पाएगा। तो क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट्स को आप ज़्यादा एम्पावर करो, अगर आपके पास में स्टॉक में ज़्यादा सीरियल्स पड़े। तो एक ऑप्शन ये है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो गैप चल रहा है वो। अब दूसरा गैप आ रहा है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर सीरियल्स के प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को देखें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गैप है। हमारे प्रोडक्शन आप देखोगे पिछले 5 सालों में एवरेज तो लगभग 250 मिलियन टन का सीरियल प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, जो कि 280 मिलियन टन पहुँच जाएगा इस साल। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के हिसाब से, सेकेंड ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के हिसाब से, तो सीरियल कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो अभी हमारे 12 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ था 2011-12 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कंजम्पशन कितना हो रहा है, केवल 200 मिलियन टन फूड का कंजम्पशन किया जा रहा है, जबकि प्रोडक्शन कितना है 250 टू 280 मिलियन टन। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एक्सेस में प्रोडक्शन है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे पुअर्टी लगातार एक्सेस में बनी रह रही है, लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो लगातार डिक्लाइन करता जा रहा है। तो क्यों ना इस सरप्लस को आप डायरेक्ट करो सही दिशा में, जिससे कि जहाँ पर कमी है वहाँ पर आप इस फूड को पहुँचा सको। नहीं एक्सेस में पड़े हुए ये चूहे खाते हैं, इनसे क्या फ़ायदा है, बरसात में पूरा अनाज ख़राब हो जाता है, क्या फ़ायदा है। तो ये जो इनबैलेंस है ना, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट क्या करता है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज प्रोक्योरमेंट होता है, जिसको हम एमएसपी के बेसिस पे देखते हैं, और वो भी पर्टिकुलरली राइस और वीट की। ठीक है, तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। सीरियल्स की तो देखो जो पॉसिबल कमी थी ना, इंडिया ने बहुत पहले देखी थी, अब इंडिया सरप्लस में है। तो इसके लिए क्या किया जाए, बोले एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें न्यूट्रिशियस क्रॉप्स जैसे कि मिलेट्स हो गए, मिलेट मतलब मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड हो गया, वेजिटेबल हो गई, इन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
इनके लिए एमएसपी डिक्लेयर हो, उनको प्रॉपर रियलाइज़ किया जाए, उनका प्रॉपर प्रोक्योरमेंट हो। तो इससे क्या होगा, ये जब न्यूट्रिशियस फूड अगर प्रोक्योर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो केवल सीरियल्स ना दे करके पीडीएस सिस्टम के द्वारा थ्रू ये न्यूट्रिशियस फूड भी अगर डिलीवर किया जाएगा, तो उससे देखो कितना माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम सही हो सकती है, जो कि हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वें राउंड की रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पे देखा कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर स्टंटिंग या फिर वेस्टिंग की प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू बनती चली जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी 2020 में, उसमें इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा एक तो एनवायरनमेंट को भी पहुंचेगा, पुअर जो लोग हैं उनके न्यूट्रिशन का लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या और करने की ज़रूरत है, देखो मार्केट अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार ने ये 3 जो लॉज लाए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं ये समझ में क्यों नहीं आ रही लोगों को कि भाई गरीबों तक अगर हमें प्रॉपर सारी चीज़ें करनी है, बस सरकार को इनके लिए एमएसपी के लिए एक, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी एमएसपी के लिए अपनी तरफ से असर्टिव रोल प्ले करना चाहिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए। पल्सेस की एमएसपी को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि गेहूं और चावल के अलावा सरकार भी जो है वो इन और चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रही है, और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तब देखो अपने आप ही किसान जो हैं, जो रोड पे उतरे हुए हैं, वो अपने आप ही खेती को डाइवर्सिफाई करेंगे, पोल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सॉइल का जो क्वालिटी जो डिक्लाइन कर रहा है वो बेटर हो जाएगा, और जो मार्केट अरेंजमेंट्स हैं, स्टोरेज फैसिलिटी, लॉजिस्टिक फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जब मार्केट फोर्स काम करने लग जाता है तो देखो कॉरपोरेट्स भी अपने आप इंटरेस्ट लेंगे और वो पैसा लगाएंगे। क्रेडिट फैसिलिटी दो, आप साइंटिफिक एडवाइस दो फार्मर्स को कि क्या करने से क्या फ़ायदा होगा, इफेक्टिव इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करो। इसमें स्मॉल फार्मर्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर जो क्षेत्र जिनको अभी तक ध्यान में नहीं लिया गया है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो डबल इनबैलेंस है जो हमने देखा, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का और प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, इसको हमें जल्दी से जल्दी टैकल करने की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत क्या है, पीडीएस सिस्टम को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए और लोगों को जल्दी से जल्दी न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि जो फैमिली स्ट्रगल कर रही हैं अपने आप को फीड करने के लिए, उनकी नीड पूरी की जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द व्हाट्सएप फिक्स। आर्टिकल लिखा हुआ है सुबिमल भट्टाचार्य जी के द्वारा। देखो नवंबर 2014 की बात है, व्हाट्सएप ने अपने लिए एक बहुत शानदार प्रोविज़न स्टार्ट किया था, वो था एंड टू एंड प्रोटेक्शन, कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में जब भी कोई कम्युनिकेशन होगा तो वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होगा, उसको इवन व्हाट्सएप भी रीड करने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है, तो फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया था उसी साल में 2014 में व्हाट्सएप को, और आप देखोगे आज वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस में से एक है ये आईपी मैसेजेस में। आप देखोगे लगभग 2 बिलियन यूजर्स हैं व्हाट्सएप के इंटरनेशनली, और 400 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में। तो व्हाट्सएप अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट बेस है, एक यूनिक मैसेजिंग, और आप देख सकते हो ऑडियो, वॉइस मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग, ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तभी तो लोगों में कॉन्फिडेंस है ना, तभी तो लोगों ने इसको अडॉप्ट किया ना। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ हिकअप्स आई थी, कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। पिछले साल हमने देखा था पेगासस मालवेयर का एपिसोड आया था, जिसमें व्हाट्सएप का डेटा है वो कहीं ना कहीं हैक हो गया था। तो वो तो चलो ठीक है कि कहीं बाहर से कुछ आया था, बट जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म अपनी नई प्रिवेसी पॉलिसीज़ का नाम लेकर के और ये कहते हैं कि हम हमारी पेरेंट कंपनी के साथ में यूजर्स का डेटा जो है वो शेयर करेंगे, तो वो तो कितना गलत हो जाता है ना, लोगों के बीच में कितना डिस्ट्रस्ट आ जाता है ना। इसी का रिजल्ट है कि बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप से स्विच करना शुरू कर दिया टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन या फिर सिग्नल जैसी एप्लीकेशंस पे। देखो फेसबुक जो है उसने टेक ओवर कर लिया तो पेरेंट कंपनी बन गई। तो अभी जो नई पॉलिसी डिक्लेयर की थी व्हाट्सएप ने, उसमें क्या कहा गया था, बोले जो भी ट्रांजैक्शन डेटा है, चाहे वो आप मोबाइल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात करो, आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड की इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का मतलब है ना, आईपी एड्रेसेस से, या कोई भी बिजनेस हाउसेस के बीच में कोई बातचीत हो रही है, बिजनेस को लेकर के कोई बातचीत हो रही है, तो व्हाट्सएप जो है वो यूज़र से पूछ करके और वो डेटा जो है वो अपने पेरेंट कंपनी से शेयर कर देगी। तो भाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, तो फिर लोग यहाँ पर ये इस तरीके की चैट करेंगे ही क्यों, जब आप शेयरिंग करने की बात पे आ गए हो, और वो भी बिजनेस से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में एक इशू रहता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि देखो एक लिमिटेशन का हमेशा एक प्रिंसिपल आता है। डेमोक्रेसी में हम देखते हैं
कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो जब डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स पे ये जो एक प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो इन लोगों ने अपने आप को ग्रोथ तभी तो रजिस्टर कराई क्योंकि डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो फिर सरकार अपना व्हाट्सएप लॉन्च करती ना। तो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने एक तरीके से अपने स्टार्टअप्स को या फिर जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट की लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पर इन इंस्टीट्यूशंस के जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट कंपनीज हैं, वो भी तो लिमिटेड फॉर्म में ही तो काम करने चाहिए ना। वो क्यों अपनी दादागिरी लगा रहे हैं? और फेसबुक की अगर बात करें तो डेटा प्रोटेक्शन के मामले में फेसबुक वैसे ही फिसड्डी है, क्योंकि कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो डेटा रिलीज हुआ था, जो लीक हुआ था 2016 का जो यूएस इलेक्शन हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए थे, ब्रेग्जिट के टाइम पे फेसबुक का जो डेटा कितना मिसयूज़ हुआ था, तो उसकी बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से फेसबुक जो है वो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर डेटा सिक्योर है। इसी तरीके से फेसबुक ने अपने डेटा को शेयर किया अमेज़न, एप्पल, स्पॉटिफाई, इन अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ में। तो ये तो कहीं ना कहीं धोखा है ना यूजर्स के साथ में। तो आप देखोगे जैसे ही फेसबुक ने अपने जो नए प्रिवेसी लॉज निकाले हैं तो वाइड स्प्रेड कंसर्न्स रेज किए गए हैं। एक क्लियर देखोगे कि एक अपडेट दिया गया है कि भाई प्राइवेट चैट जो है इंडिविजुअल्स के बीच में वो भी अब शेयर की जा सकती है व्हाट्सएप के द्वारा फेसबुक के बीच में। तो भाई ये तो काम गलत है ना। तो ऐसे करके फेसबुक ने बहुत सारा, आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों का एक तरीके से कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए फेसबुक ने अपनी तरफ से ये जो नई पॉलिसी निकाली है इसको डेफर भी कर दिया। बोले 15 मई 2021 तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बट चाहे कितना ही डेफर करो, लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हद तक कम हो गया है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ है? बोले सिग्नल और टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशंस पे लोग स्विच कर रहे हैं। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है। व्हाट्सएप को 14 क्वेश्चंस भेजे हैं कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, इंडिया में इस तरीके का स्कोप क्यों, इंडिया में क्यों आप इस तरीके से काम कर सकते हो, हमारे यूजर्स का डेटा आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप हमारे यहाँ से 400 मिलियन यूजर्स का प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हो और वहाँ पर 400 मिलियन यूजर्स का आपके पास मार्केट अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। आप इंडियन यूजर्स को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क पर नहीं छोड़ सकते, वल्नरेबल नहीं बना सकते। 2019 में जब पेगासस हैकिंग हुई थी तब भी हमारे आईटी मिनिस्टर ने व्हाट्सएप से सिमिलर तरीके का ही एक क्वेश्चन रेज किया था कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सिक्योर ही नहीं है, तो फिर लोग क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट करें, क्यों गवर्नमेंट्स को आपको अलाउ करना चाहिए। ठीक है, आप जानते हो कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट में 2019 में प्रेजेंट हो गया था और वो अभी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास में है, डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहे हैं कि किस तरीके से एक रॉबस्ट मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जाए। क्योंकि अगर इस तरीके का मैकेनिज्म हमारे पास में ऑलरेडी होता ना, तो ये जो फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये जो पॉलिसी लेकर के आया है, ये पॉलिसी लेकर के ही नहीं आ सकता था। क्योंकि इस तरीके का आप देखोगे रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर रखा है। तो आप देखोगे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ में व्हाट्सएप ने यूजर्स को इन प्रिवेसी पॉलिसी से छूट दी है। तो हमें ज़रूरत क्या है कि जल्दी से जल्दी एक बढ़िया तरीके का वेल बैलेंस्ड मैनर में एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ आए हमारे लिए, जिससे कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने हिसाब से मनमानी ना करें, हमारे यहाँ पर लोकल इश्यूज़ को ध्यान में देख करके फिर काम करें। एक डेटा स्टोरेज की बात आती है जिसको हम डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं, वो भी मुद्दा है। तो उस मुद्दे पर भी हमारा जो ये बिल है ना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि पार्लियामेंट में अभी होल्ड पे है, जिस पर डिस्कशन चल रहे हैं जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में, वो भी उस पर ध्यान देने वाली है। तो इस तरीके की मोनोपोलीज को हमें रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमारे देश में बहुत कुछ किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे लीगल और रेगुलेटरी वॉच की, ये हमने देख लिया, अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाए जिससे कि 70 करोड़ लोग जो हैं हमारे, उन जो आज देखो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, 70 करोड़ का अभी करंट बेस है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और वो लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे डिजिटल स्पेस का इंक्रीज़ होना होगा, वैसे वैसे लोग भी उन प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी अपनी इंक्रीज़ कर लेंगे। तो ये व्हाट्सएप जैसी जो ये पॉलिसी लेकर के आ रहा है ना, इन पॉलिसीज़ को देखो आने से पहले ही रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लॉ अथॉरिटीज़ को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे जो यूजर्स हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने वाले, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द लिसनिंग डेफिसिट
अरुण मिश्रा। देखो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की अगर बात करें तो वहाँ पर ये बात होती है कि हम दूसरे लोगों की बात भी सुने, पर वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है थ्रू आउट वर्ल्ड। वर्ल्ड की दो इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज की अगर बात करें तो एक है यूएसए, तो दूसरा है इंडिया। आज अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं फार्मर्स की बात नहीं सुनी जा रही है, तो यूएसए में भी जब प्रॉपरली नहीं सुना गया किसी को, तो आप देखोगे कि किस तरीके से वहाँ पर वायलेंस वाला अटैक होना शुरू हो गया कैपिटल हिल पे। बट पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि हम यहाँ पर ऑटोक्रेटिक सिस्टम की बात नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक बैलेंस्ड मैनर में काम करने की, जहाँ पर अगर थीसिस आ रही है तो एंटीथीसिस को भी एक्सेप्ट करो और एंटीथीसिस को एक्सेप्ट करके फिर एक बैलेंस मैनर में सिंथेसिस निकाल के लेकर के आओ। देखो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की बात करो या फार्मर्स के प्रोटेस्ट की बात करो तो ये कहीं ना कहीं डिसेंट ही है। दूसरा, अगर हमने अभी देखे ये प्रोटेस्ट जो कुछ भी हो रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, बोला है पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ, वहाँ पर जो डिसेंट था, वहाँ पर जो लिसनिंग कैपेसिटी थी रूलिंग पार्टी की वो कहीं ना कहीं वीक थी, सॉरी, इस वजह से वो लोग, उन लोगों ने पार्लियामेंट में प्रॉपर अटेंशन नहीं दी, ना वहाँ पर डिस्कशन हुआ। सेम चीज़ ट्रंप के साथ भी हुई, उन्होंने भी अपने ऑपोजिशन के लोगों को नहीं सुना और अल्टीमेटली क्या हो गया, उनका एक तरीके से इम्पीचमेंट तक आने की नौबत आ गई। देखो यही चीज़ इस आर्टिकल में रिपीट की जा रही है, बस अलग अलग तरीके से। देखो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको अर्ज किया गया था, कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, और एक्सपर्टाइज के बेसिस पे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काम करें और इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाए जाएं और हमारे जो लॉज हैं, 3 लॉज, वो इंट्रोड्यूस किए जाएं। बट राइटर जो हैं वो कंसर्न राइज कर रहे हैं, नंबर 1 कि जो एक्सपर्ट्स थे ना, उन एक्सपर्ट्स ने दूसरे डोमेन के एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कशन नहीं किया, तो वो अपने अपने सिलोज में ही कहीं ना कहीं डिस्कशन करके और उन्होंने कानून बना दिया। तो उन्होंने दूसरे जो ओपिनियन के लोग हैं ना, उनकी बात नहीं सुनी और गवर्नमेंट को इन लोगों ने सजेस्ट कर दिया, तो कानून बन गए। तो अब क्या आ रहा है, ये दूसरे डोमेन वाले लोग हैं ना, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो पहले अगर इनकी बात सुन ली जाती तो क्या ये प्रॉब्लम आती? जी नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट बोला कि एक्सपर्टाइज की जब बात आए तो बोला सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चीज़ बोली जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में इकोनॉमी को लेकर के ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं होती। तो बोले टैक्सेशन लॉ को लेकर के देख लो, या वाइन शॉप को सड़कों के आसपास में बंद करवाने को लेकर देख लो, ये ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, तो बोले सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की अपनी खुद की लिमिट्स को ब्रीच करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर राइटर राइज कर रहे हैं क्वेश्चन, तो बोला अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में क्यों जा रही है कि आप इन लॉज के बारे में बताओ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, क्योंकि ये भी तो इकोनॉमी से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट को आप मतलब एक्सक्लूड करना चाह रहे हो और अब आपको कहीं फेस ऑफ की जगह नहीं मिल रही है, फेस सेविंग की जगह नहीं मिल रही है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को आप इन्वॉल्व कर रहे हो। और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आप देखोगे जो डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारी सोसाइटी में, वो लगातार देखा जा रहा है। सोसाइटी हमारी का मतलब मैं बोल रहा हूँ थ्रू आउट वर्ल्ड, चाहे वो कलर बेसिस हो, चाहे नोबेलिटी बेसिस हो, नोबल या पीजेंट हो, वाइट हो या ब्लैक्स हो, अपर लोअर, ठीक है, एम्प्लॉयर की बात करो, वर्कर्स की बात करो, मैन की बात करो, वुमेन की बात करो, हर एक जगह पे इलरेगुलेटेड कैपिटल है थ्रू आउट वर्ल्ड। तो हमें डेमोक्रेसी को अगर चलाना है ना, तो वहाँ पर तो एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फॉल्ट लाइन कहाँ पर है? इलरेगुलेटेड कैपिटलिस्ट मार्केट की। बोले कि सही टाइम पे सही तरीके से अगर रेगुलेशन नहीं होता है किसी भी मार्केट फोर्स का, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से जो मिस इन्फॉर्म्ड एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने अपने सीलोज में डिस्कशन किया, दूसरे लोगों के बारे में सुना नहीं और अपनी पॉलिसी बना दी, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि किस तरीके से ये केओस निकल के आ गया। एक पॉइंट यहाँ पर बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स है ना, इंडियन एक्सपर्ट या कोई भी कंट्री के एक्सपर्ट, वो ग्लोबल सोच को लेकर के आते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, जबकि आप रूल करना चाहते हो लोकल्स को और सोच ला रहे हो ग्लोबल, काम कैसे चलेगा? आपको लोकल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इन्फीरियरिटी वाली आ जाती है कि भाई लोकल्स के बारे में सोचा। अरे खेती के बारे में एक किसान से, एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से अगर बात करें एक्सपर्ट, तो उनको यूँ लगता है, राइटर का कहना मेरा नहीं है,
उनका यूँ कहना है कि लोकल्स के साथ अगर बात करते हैं तो जैसे पता नहीं कोई इन्फीरियर वर्क कर रहे हैं, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं तब उनको लगता है पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, अगर लोकल इश्यूज़ को आपको टैकल करना है तो लोकल लोगों से बात करो, ना कि ग्लोबल लोगों से बात करो। इसके अलावा फिर से वही ट्रस्ट वाली बात आ रही है, इसके बारे में हमने एक डेटा कल परसों भी देखा था कि एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के हिसाब से देखें, जो कि एक एनुअल ग्लोबल सर्वे है, उसमें 2020 की रिपोर्ट जो आई, 2018 का हमने प्रीवियसली देखा था, उसमें ये पता पड़ा कि लोगों के बीच में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर लगातार ट्रस्ट डेफिसिट होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट ही नहीं, सभी इंस्टीट्यूशंस पे देखें, गवर्नमेंट हो, बिजनेस हाउसेज हो, मीडिया हाउसेज हो, एनजीओज हो, इन सब पर लोगों का विश्वास हटता चला जा रहा है। इवन पॉलिटिशियंस का तो हाल ही बहुत बुरा हो रहा है। बस वो है कि अब गवर्नमेंट जो है वो कॉरपोरेशंस के बेसिस पे, अब जैसे ये लॉज लाए गए हैं तो इनमें यहाँ पर काउंटर कर रहे हैं कि बोला कि एक्सपर्ट एडवाइस आई कॉरपोरेट्स की बेसिस पे, और काम आप कर रहे हो किसके लिए? लोकल लोगों के लिए। तो लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लाने की पहले ज़रूरत है। अगर हमें वाकई में डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे हमें काम करना है तो इन चीज़ों पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर तंज कस रहे हैं सोशल मीडिया पे। बोलो सोशल मीडिया अपने आप में एक बड़ा ही अलग ही प्लेटफॉर्म बन के आ गया, जहाँ पर लोग अपनी ओपिनियन उठा करके फेंक देते हैं, और इवन दूसरा जो उनसे नाराज है या उनके अगेंस्ट में बोलना चाह रहा है, उनकी बातों पर कोई अटेंशन नहीं मिल रहा। देखो 1 to 1 अगर बात होती है ना, तो एक बंदा कुछ बोलता है, दूसरा बंदा उसकी बात से नाराज है या फिर उससे डिसएग्री कर रहा है, तो वो उसको बोलेगा तो डेफिनेटली उसका एड्रेस तो करेगा ही ना उस बात को। अब सोशल मीडिया पे क्या है, जैसे मैं ही यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप मुझे कमेंट डालते हो, जैसे डालते भी हैं कई, तो वहाँ पे मैं आपको इग्नोर कर देता हूँ, अगर मेरे लायक नहीं आता। मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे केस में अगर आप मेरे आमने सामने कोई कोचिंग क्लास में पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको क्या बेनिफिट होता है कि आप सीधा टीचर से डिसएग्री होते हो तो सीधा बोल देते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर आप ये चीज़ गलत बता रहे हो। तो ये सोशल मीडिया का जो इशू है ना, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है ना, उनको अंडरमाइन करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है? बोले टेक्नोलॉजी है ना, वो फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं आएगा। डेमोक्रेसी के लिए रिफॉर्म ये है कि आप लोगों को सुनो, आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे लोकल लोग हों, चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो। आपको अपने सिलोज की एक्सपर्टाइज से बाहर निकल करके दूसरे सिलोज के एक्सपर्ट से भी बातचीत करने की ज़रूरत है। तब जाकर के एक बेटर इंडिया बनेगा, बेटर वर्ल्ड बनेगा, ठीक है। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।